नमस्कार दोस्तों, मैं पवन अपने चैनल टेकी पवन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल पर आपको टेक्नोलॉजी, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान और भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की सरल शब्दों में जानकारी प्रदान की जाएगी। इसके लिए कृपया आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें। नमस्ते बच्चों, आज का हमारा पहला चैप्टर है पालमपुर गांव की कहानी। ये हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सी सीरीज? एनसीईआरटी कक्षा 9 की संपूर्ण अध्याय हम देखेंगे। इसमें अर्थशास्त्र के हमारा पहला अध्याय आज हम पढ़ने वाले हैं, पालमपुर गांव की कहानी। एक ही वीडियो है, इसमें पूरा चैप्टर डिटेल में समझाया हुआ है। तो आइए देखते हैं। पालमपुर गांव। बच्चों, जैसे हमारा गांव होता है वैसे ये एक पालमपुर गांव की हम कहानी पढ़ेंगे। हमारे गांव में क्या होता है हम सभी जानते हैं। उसी के आधार पर ये पालमपुर गांव की कहानी का चैप्टर रचना किया गया है और उसी से संबंधित है। हम इसे लिंक करके देखेंगे कि हमारे गांव में क्या है और इस पालमपुर गांव की कहानी में क्या क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले, पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है। क्या हमारे गांव में भी खेती मुख्य क्रिया है? हाँ, निश्चित रूप से लगभग सभी गांवों में खेती या कृषि क्या होती है? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया मतलब व्यवसाय का या जीवन जीने का आधार। जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि भी किए जाते हैं। लघु स्तरीय विनिर्माण क्या होता है? छोटा मोटा मैन्युफैक्चरिंग का छोटा मोटा व्यवसाय, जैसे कुम्हार गढ़े बनाता है, स्त्रियां घरों में कुछ सूतने का, कातने का काम करती हैं या कोई टोकरी बनाने का काम करती है, ऐसे। और डेयरी का मतलब क्या होता है? डेयरी यानी कि दुग्ध उत्पादन का। परिवहन, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ बैलगाड़ी चल रही है, ट्रैक्टर चल रहे हैं आदि, इस प्रकार के। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। कैसे कैसे संसाधन होते हैं वो? प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा, ये इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है, तभी ये जब पूरा गांव चल पाता है। तो अब हम आते हैं, देखिए इसमें चैप्टर पर। पालमपुर गांव आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है? सड़कों के द्वारा जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से कितनी दूर है? 3 किलोमीटर की दूरी पे है। जैसे आपके गांव के नज़दीक कोई और गांव हो वैसे ही। प्रत्येक मौसम में यह सड़क रायगंज को उसके निकटतम कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। जाहिर बात है, सड़क अच्छी होगी तो वो कोई सा भी मौसम हो वो टूटती नहीं है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी बैलगाड़ियाँ, भैंसा बग्गी से लेकर कई अन्य तरह के वाहन चलते हैं। मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, ये सब हमारे गांव में भी ये सब कुछ चलते हैं। मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक। ट्रैक्टर तो किसी भी गांव की शान होती है। क्यों? खेती का सारा काम उसी से होता है। अब देखते हैं, पालमपुर गांव में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं? 450 परिवार। कितने परिवार है पालमपुर गांव में? 450 घर है। गांव में अधिकांश भूमि किसके पास है? उच्च जाति के 80 परिवारों के पास। 450 में से 80 परिवार ऐसे हैं जिनके पास लगभग सारी भूमि है गांव की। उनके मकान, जिनमें से कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं, यानी कि बंगले बने हुए हैं उन 80 लोगों के। जबकि अनुसूचित जाति या दलित लोगों की संख्या गांव की कुल संख्या की क्या है? 1/3 है। और वे गांव के एक कोने में छोटे से घरों में रहते हैं जिनमें कुछ मिट्टी और फूस के बने होते हैं। यानी कि अनुसूचित जाति दलित लोग क्या हैं इस गांव में? गरीब हैं और उनके पास रहने के लिए पक्का मकान भी नहीं है, वो मिट्टी और फूस के घरों में रहते हैं। अधिकांश घरों में बिजली तो है, ठीक है। खेतों में सभी नलकूप बिजली से ही चलते हैं। जाहिर बात है, आजकल बिजली हर गांव तक पहुंच गई है, हमारे गांव में भी पहुंच गई है। तो हमारे यहाँ नलकूप कैसे चलते हैं? बिजली से। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। छोटे कार्य मतलब कोई चक्की चलाने का कार्य करता है, कोई और छोटा मोटा काम करता है, उसके लिए। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और 1 हाई स्कूल। आपके गांव में कितने हैं आप देखिएगा ऐसे। पालमपुर गांव में तो 2 स्कूल हैं, 2 तो प्राथमिक स्कूल है और 1 हाई स्कूल है, यानी कि सीनियर स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। एक तो सरकारी हॉस्पिटल है और एक प्राइवेट हॉस्पिटल है। एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताती है। भारत में गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। जैसा कि मैं बता चुका हूं, किसी भी गांव की प्रमुख क्रिया क्या होती है? खेती।
अन्य उत्पादन गतिविधियों जिन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहा जाता है उसमें क्या क्या शामिल होती है? लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि। एक तो होती है कृषि क्रियाएं, कृषि से संबंधित, और एक होती है गैर कृषि क्रियाएं जिसमें हमने परिवहन, दुकानदारी। गांव में आप देखते हो ना कि दुकान खोल के लोग बैठे हुए हैं, कोई चक्की की दुकान है, कोई नाई की दुकान है, कोई ऐसे अलग अलग, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये इन्हें क्या कहेंगे हम? गैर कृषि क्रियाएं। क्यों? क्योंकि कृषि को छोड़कर ये अन्य क्रियाएं हैं। अब हम आगे आते हैं इस चैप्टर में। अब हम देखते हैं उत्पादन का संगठन। उत्पादन का संगठन, उत्पादन के कितने साधन होते हैं? भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम, और एक साहस भी होता है, वो भी उत्पादन का ही संसाधन माना जाता है। तो इनसे मिलकर बनता है। हम यहाँ छोटे लेवल पे पढ़ रहे हैं तो हम कम पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं उत्पादन के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होती है। पहली आवश्यकता है भूमि, जमीन। जमीन, भूमि का मतलब केवल जमीन नहीं है, भूमि में क्या क्या आ रही है? अन्य प्राकृतिक संसाधन, जल, वन, खनिज, ये सब शामिल होते हैं। तो भूमि का मतलब केवल और केवल कोई भूमि का टुकड़ा न होकर उसमें समस्त प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज, इनको शामिल किया जाता है। फिर दूसरी आवश्यकता क्या है उत्पादन के लिए? लोग, यानी कि श्रम। जो लोग काम करेंगे पैसे लेकर उसे हम श्रम कहते हैं। मुफ्त में काम करने वाले को हम श्रमिक नहीं कहते हैं। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा क्या होता है? पढ़े लिखे कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की आवश्यकता होती है। जाहिर बात है, खेत में भी दो तरह के काम होते हैं, किसी भी गांव में दो तरह के काम होते हैं। एक तो शारीरिक काम, मजदूरी टाइप का, तो उसके लिए शारीरिक हुष्ट पुष्ट व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। जबकि कुछ होते हैं दिमाग के काम, जैसे टेक्नोलॉजी के काम, कंप्यूटर के काम। ऐसे काम कौन करते हैं? जिनका, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, ऐसे लोगों की आवश्यकता, जो ट्रेनिंग लिए हुए होते हैं। अब हम आते हैं तीसरी आवश्यकता। तीसरी आवश्यकता क्या है? भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी को ही पूंजी भी कहते हैं या भौतिक पूंजी भी कहते हैं। भौतिक पूंजी से क्या अभिप्राय है? ऐसी पूंजी जिसे देखा और छुआ जा सके। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं पूंजी क्या होती है। तो पूंजी होती है बच्चों उत्पादन में काम आने वाले प्रत्येक संसाधन को हम पूंजी कहते हैं। सिंपल सी भाषा में उत्पादन में काम आने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, उन सबको हम पूंजी कहते हैं। और अर्थशास्त्र की भाषा में उत्पादन में काम आने वाली सभी आगतों को पूंजी कहते हैं। आगत मतलब इनपुट्स, काम आने वाली, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, इसे भौतिक पूंजी हो गया। अब भौतिक पूंजी को दो प्रकारों में बांटा गया है। पहला कौन सी है? स्थायी पूंजी, और दूसरी हम पढ़ेंगे ये कार्यशील पूंजी है। देखिए, तो पहले स्थायी पूंजी पढ़ते हैं हम। औजार, मशीन और भवन, ये सब क्या है? स्थायी पूंजी है। क्यों है? क्योंकि ये उत्पादन प्रक्रिया में बार बार काम आती है और ये नष्ट नहीं होती। बार बार इनसे हम उत्पादन का कार्य करते रहेंगे, फिर भी ये ऐसे की ऐसे रहती है, इसलिए इसे स्थायी पूंजी कहते हैं। औजार और मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल हुआ, परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर, ये सब क्या है? स्थायी पूंजी है। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है, इस कारण से हम इन्हें क्या मानेंगे? स्थायी पूंजी। अब हम आते हैं कार्यशील पूंजी में। कच्चा माल और नकद मुद्रा, इसे हम क्या कहेंगे? कार्यशील पूंजी। क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्पादन प्रक्रिया में ये एक बार काम आते हैं और फिर क्या हो जाते हैं? नष्ट। जैसे मान लीजिए गेहूँ था, गेहूँ से आटा बना दिया आपने, तो गेहूँ तो क्या हो गया? ख़त्म हो गया। और आटे से अगर ब्रेड बना दी तो फिर आटा ख़त्म हो गया, तो आटा क्या हो गया? ब्रेड बनाने में कच्चा माल। तो ऐसे, तो यानी कि वो किसी और बात चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही पैसा है। नकद मुद्रा, आपने गेहूँ खरीदा तो वो गेहूँ बन गई मुद्रा, अगर आटा खरीदा तो आटा बन गई। इसलिए तो उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी, ये क्या हुआ? उनके लिए कच्चा माल। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है, इसलिए हमने कहा कि कच्चा माल तथा नकद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती है। जैसे उत्पादन होगा ये सब चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, कौन सी? कार्यशील पूंजी। लेकिन स्थायी पूंजी समाप्त नहीं होगी, ये ध्यान रखना। एक चौथी आवश्यकता भी है, कौन सी है वो है
आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता पड़ेगी। इन सब चीज़ों को आप एक इकट्ठा ले आए, एक जगह ले आए, कॉम्बिनेशन बना ले, उसके लिए क्या आवश्यकता पड़ेगी? ज्ञान और उद्यम की। और इसी समय काम आती है फिर ये मानव पूंजी। अब मानव पूंजी क्या होती है? मानव पूंजी और कुछ नहीं, पूंजी की तरह ही होती है, लेकिन वो मानव के रूप में होती है। मानव पूंजी क्या होती है? मानव को मानव पूंजी में बदलने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? मानव पूंजी निर्माण। और मानव पूंजी से अभिप्राय है कि ऐसा मानव जिसमें सुविज्ञता, ज्ञान का भंडार हो, वो स्वस्थ हो, ऐसे व्यक्ति को हम मानव पूंजी में शामिल करते हैं। जैसे ये कारखाने में मशीनों में कार्य करते श्रमिक, ये क्या है? मानव पूंजी। आप अभी बच्चे हो तो आप क्या हो? मानव। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर व्यय करके भारत सरकार आपको क्या बना रही है? मानव से मानव पूंजी, ताकि आप उत्पादन में काम आ सको। ठीक है, अब हम आते हैं फिर आगे। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें हम उत्पादन के कारक या उत्पादन के साधन भी कहते हैं। उत्पादन के कारक को ही उत्पादन के साधन भी कहा जाता है। अब हम आगे आते हैं, पालमपुर में खेती। अब देखते हैं खेती कैसे होती है। नंबर 1, भूमि स्थिर है। जाहिर बात है, कोई सा भी गांव हो या कोई भी देश हो, वहाँ भूमि क्या रहेगी? स्थिर ही रहेगी, क्योंकि हमारी जो सीमाएं हैं, एरिया है, वो तो हमारे पास स्थिर ही रहेगा ना, जब तक कि हम किसी और को कैप्चर नहीं कर ले। इसलिए पालमपुर में भी क्या है, जो उस गांव की बसावट है उसकी भूमि क्या है? स्थिर है, इसलिए भूमि को बढ़ाया नहीं जा सकता। पालमपुर में खेती उत्पादन की क्या है? मुख्य क्रिया है। काम करने वाले 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती करते हैं, अर्थात गरीब लोग हैं, 75% लोग गरीब हैं, वो केवल अपने खाने पीने के जितना ही अनाज उत्पादन करते हैं, वो और ज़्यादा उत्पादन नहीं कर पाते हैं। वे किसान और श्रमिक दोनों हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ होता है। कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है, खेती में प्रयुक्त भूमि क्षेत्रतः वस्तुतः क्या होती है? स्थिर, क्योंकि उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, और बढ़ाया नहीं जा सकता तो उत्पादन भी कैसे बढ़े? फिर ये समस्या हो जाती है। जब भूमि को बढ़ाया नहीं जा सकता तो उत्पादन कैसे बढ़ाए? ये समस्या होती है ना। तो फिर इसके बाद अब देखते हैं आगे हम, ये एक छोटा सा ये टॉपिक आया कि भूमि मापने की इकाई को हम क्या कहते हैं? हेक्टेयर। गाँवों में इसे क्या नाम दिया जाता है? बीघा, गुंठा, ऐसे। 1 हेक्टेयर बराबर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है, इसे हम ये कहते हैं हेक्टेयर। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे हमारे, क्या किसी भूमि से और अधिक प्रोडक्शन किया जा सकता है? हाँ, निश्चित रूप से किया जा सकता है। पहले हम इसमें देखते हैं कि पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी। जितनी भी भूमि है पालमपुर गांव में, पूरी पर खेती हो रही है, कोई फालतू भूमि नहीं है। फिर कैसे उत्पादन बढ़ाएं? बरसात के मौसम, खरीफ में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। ये खरीफ की फसल होती है जो बरसात के मौसम में होती है, और इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर दिसंबर में कौन सी? आलू की खेती की जाती है। सर्दी के मौसम में रबी में खेतों में उगाया जाता है। फसलें कई प्रकार की होती है, खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल। आप इसके लिए और रिसर्च करें, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। उत्पादित गेहूं में परिवार के खाने के लिए विशेषकर रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। जो पालमपुर में प्रोडक्शन होता है गेहूं का, उसे बेचा कहाँ जाता है? रायगंज में। खाने के लिए रख लिया, फिर उसके बाद जो बचेगा उसे हम अधिशेष अनाज को कहाँ बेच देते हैं? रायगंज में, पालमपुर वाले। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेच दिया जाता है। अब देखो इसका प्रोडक्शन कैसे बढ़ाते हैं हम। एक ही भूमि है, उस पर प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए। पहले हम ये देख लेते हैं फसलों के प्रकार। आप देख सकते हैं, नकदी फसल वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा की जाती है, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट। इसे हम कौन सी फसल कहते हैं? नकदी फसल। रबी की फसल क्या होती है? यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि। खरीफ की फसल किसे कहते हैं?
यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है, जैसे धान, गन्ना, तिलहन, कपास, मक्का, तिल, ज्वार, बाजरा आदि। फिर हमारी है जायद की फसल आती है। जायद की फसल यह मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है, जैसे राई, उड़द, मूंग, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा इत्यादि। तो ये हमारे फसलों के प्रकार हुए। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। अब हम बात कर रहे थे कि क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है, तो उस तरीके का नाम है बहुविध फसल प्रणाली। बहुविध फसल प्रणाली क्या होती है? एक वर्ष में किसी एक भूमि पर एक से ज़्यादा फसल करने की प्रणाली को ही बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। बहुविध फसल प्रणाली में क्या होता है कि खेत तो वही रहता है, एरिया तो वही रहता है, ज़मीन वही रहती है, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, एक ही वर्ष में 3-4 प्रकार की फसल उगाते हैं। इसी को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। और हम इसको पैदावार को कैसे बढ़ाते हैं? आधुनिक कृषि तकनीकों का प्रयोग करके। अब हम आगे आते हैं। अब यहाँ देखिए एक टॉपिक आया है हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या होती है? ग्रीन रिवोल्यूशन 1960 के दशक में स्टार्ट हुई थी। इसका वर्ष वो था 1966-67। दशक कौन सा था? 1960। और वर्ष कौन सा था? 1966-67 में हरित क्रांति स्टार्ट हुई थी। और ये कैसे स्टार्ट हुई? HYV बीजों के द्वारा, हाई यील्ड वैरायटी के बीजों का उपयोग किया गया। इस क्रांति के द्वारा भारत में गेहूं और चावल के उत्पादन को बहुत तीव्र गति से बढ़ाया गया और यह क्रांति कृषि के उत्पादन से संबंधित है। इसके अंतर्गत कृषि में आधुनिक तकनीकों का और आधुनिक विधियों का प्रयोग किया गया, जिससे उत्पादन हमारा बहुत कई गुना बढ़ गया। आप देख सकते हैं ये आधुनिक कृषि विधियां हैं, ये आधुनिक कृषि के तरीके। ये देखिए आप कौन कौन चीज़ें आती हैं इसमें आधुनिक कृषि में। अधिक उपज देने वाले बीज यानी कि HYV बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, बांध, बिजली, सिंचाई, नहरें, पंप सेट, ट्रैक्टर, इस तरह से ये सब मिलाकर क्या बनती है? आधुनिक कृषि विधियाँ। और इनके प्रयोग से क्या हुआ? पालमपुर गांव में बहुत तेज़ी से प्रोडक्शन बढ़ा। अब हम आगे आते हैं। ये सब हमारे गांव में प्रयोग होते हैं नहीं होते? निश्चित रूप से हमारे गांव में भी प्रयोग होते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा पैसा लगता है, जिसके लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना चला रखी है, जिसमें किसानों को लोन मिलता है बिना ब्याज के। अब देखिए आप, भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। यानी कि हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिला? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को। इन क्षेत्रों में किसानों ने सिंचाई के लिए नलकूप और HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग किया। उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर और फसल गहाने के लिए मशीनें भी खरीद ली और जुताई और कटाई के काम को तेज कर दिया, जिससे गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ गया। पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की उपज थी 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टर और HYV बीजों का प्रयोग करने से ये उत्पादन बढ़ गया 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टर बढ़ गया ये उत्पादन। देखिए आप, HYV बीजों का प्रयोग करने से गेहूं के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने को अब अधिशेष गेहूं था। अधिशेष गेहूं मतलब स्वयं के खाने के लिए जो अनाज रख लिया जाए और उसके बाद जो अनाज मार्केट में बेचा जाता है उसे हम अधिशेष अनाज कहते हैं। तो यहाँ गेहूं की बात हो रही है, इसलिए इसे अधिशेष गेहूं कहते हैं। अब देखिए आप, नीचे आइए आप, ये देखिए दालों तथा गेहूं का उत्पादन करोड़ टन में। भारत में 1965-66 में 10 टन था, 10 करोड़ टन दालों का उत्पादन, जो अब 2017-18 में बढ़कर कितना हो गया है? 24 करोड़ टन। ऐसे ही गेहूं का उत्पादन 1965-66 में कितना था? 10 करोड़ टन, और अब कितना हो गया है? 97 करोड़ टन। तो ये सब किसके कारण हुआ है? आधुनिक कृषि तकनीक के द्वारा। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट हमारा, क्या है भूमि यह धारण कर पाएगी? भूमि एक क्या है? प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति से हमें निःशुल्क प्राप्त है, और इसका प्रयोग हमें कैसे करने की जरूरत है? सावधानी पूर्वक। वैज्ञानिक रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया है और उन्हें नष्ट कर रही है। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ समय में पानी, हमारे यहाँ जल का जो स्तर है भूमि का, वो काफ़ी नीचे जाता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने पानी का बहुत ज़्यादा दोहन किया है, कृषि में भी और बिना कृषि के कार्यों में भी। इसके अलावा हमने
रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या होती जा रही है, कमज़ोर होती जा रही है। पौष्टिक खाना नहीं बन पा रहा है, पौष्टिक सब्जियां नहीं आ रही है, पौष्टिक हमारे पास और न्यूट्रिशन वाली चीज़ें नहीं आ पा रही है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग तो किया, लेकिन उसका पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा, तो ये हमको नुकसान हो रहा है। अब आगे आते हैं हम। ये देखिए पालमपुर गांव में कृषि का वितरण। पालमपुर गांव में कृषि कैसे बटी हुई है? ये देखो, अमीर लोगों के पास तो इतने बड़े बड़े खेत है, देखो ये देखो कितने बड़े बड़े खेत है अमीर लोगों के पास, ये देखो, ये देखो, ये देखो। और गरीब लोगों के पास ये देखो, ये बेचारे छोटे छोटे खेत हैं, देखो ये देखो, फिर ये छोटे छोटे खेत, फिर ये छोटे छोटे खेत, फिर ये छोटे छोटे खेत यहाँ पे ऐसे। और ये मध्यम वर्गीय लोग हैं जिनके पास थोड़े से बड़े खेत हैं, ये देखो, ये मध्यम वर्गीय लोग हैं, ये देखिए आप। तो इस तरह से खेती का या एरिया का बंटवारा है कृषि भूमि का। अब देखते हैं आगे। देश में रासायनिक खाद का सबसे ज़्यादा प्रयोग कौन करता है? पंजाब। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग ने मिट्टी की गुणवत्ता को क्या कर दिया है? कम कर दिया है, उपजाऊपन को। पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अब ज़्यादा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी अब उतनी रासायनिक उर्वरकों से उतना उत्पादन नहीं दे रही है, अब और मात्रा में डालना पड़ता है रासायनिक उर्वरक, जिससे कि वो प्रोडक्शन दे सके। अब नंबर 4 पॉइंट आता है हमारा, पालमपुर में किसानों में किस प्रकार भूमि वितरित की है। हमने ये देखा अभी अभी किस प्रकार से भूमि वितरित की है, अब हम इसे देख लेते हैं और थोड़ा सा। पालमपुर में 450 परिवार है। 450 परिवारों में से लगभग एक तिहाई 150 परिवारों के पास क्या है? भूमि ही नहीं है। 150 परिवारों के पास खेती के लिए क्या? भूमि ही नहीं है, और वो अधिकांश कौन है? दलित लोग। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है, उनके पास कितनी सी भूमि है? 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाली भूमि। यानी कि जिनके पास भूमि है उनके पास भी 2 हेक्टेयर से कम है। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने के लिए किसानों को पर्याप्त आमदनी नहीं हो पाती। वो खेती तो करते हैं लेकिन इतनी आमदनी नहीं हो पाती, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। फिर ये एक 1960 में कृषक गोविंद के पास 2.5 हेक्टेयर था, उसका बंटवारा किया गया। आप इस उदाहरण को पढ़ना। फिर हम आगे आते हैं। पालमपुर में मझोले और बड़े किसानों के पास कितने हैं लोग? 60 परिवार हैं। पालमपुर में जो मध्यम वर्गीय लोग हैं या मध्यम वर्गीय किसान हैं वो कितने हैं? 60 परिवार, और जो 2 हेक्टेयर से अधिक की भूमि रखते हैं। तो आप आंकड़े याद रखना, 450 परिवार है हमारे पास पूरे पालमपुर में, जिसमें से हमने 150 परिवार के पास कोई भूमि नहीं है। 240 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि है, और ये देखिए 2 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि है 240 परिवारों के पास, और ये जो है 2 हेक्टेयर से कम भूमि है इन 240 परिवारों के पास, और ये जो हैं 60 परिवार, इनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि है। यानी कि 3-4 लेवल के हैं, अलग अलग प्रकार की। कुछ बड़े किसानों के पास क्या है? 10 हेक्टेयर से भी। तो कौन कौन से परिवार हुए? एक तो वो परिवार जिसके पास बिल्कुल भूमि नहीं है, दूसरा परिवार जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, तीसरा परिवार जिसके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि है लेकिन 10 हेक्टेयर से कम है, चौथा परिवार जिसके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा भूमि है। ये सबसे अमीर किसान है। अब आगे आइए, ये देखिए खेती कर रहे हैं। आपके गांव में भी ऐसे ही खेती करते हैं? आजकल आधुनिक कृषि विधियों ने ये बैलों की जगह ट्रैक्टर का स्थान ले लिया है। ये देखिए कृषक अपने हाथ से बीज बो रहा है, लेकिन अब ये पैटर्न बदल गया है, ट्रैक्टर से और अन्य आधुनिक मशीनों का इसका इस्तेमाल हो रहा है। ये कीटनाशक छिड़क रहे हैं, ये देखिए बैल यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए आधुनिक कृषि विधियों में ये ट्रैक्टर का यूज और अलग अलग मशीनों का यूज हो रहा है। अब हम आगे आते हैं। कृषि क्षेत्र और कृषकों का वितरण आप देख सकते हैं। मझोले और बड़े कृषक 2 हेक्टेयर से अधिक वाले कितने लोग हैं? 55.4%। ये देखिए 55.4%। ये एरिया किसको बता रहा है? मझोले और बड़े कृषक। कौन है मझोले और बड़े कृषक? जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि है। फिर आते हैं हम इधर सीमांत एवं छोटे कृषक, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, उन्हें सीमांत कृषक या छोटे कृषक कहते हैं। और वो कौन है? ये इतने सारे, ये देखिए ये पूरा एरिया सीमांत कृषक है। और 15% क्या हुए? मझोले हुए, और 85% सीमांत कृषक हुए। अब देखिए आप 5वां पॉइंट आता है, श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। जाहिर बात है, आपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा, लोग खुद तो काम करते ही हैं, पूरा परिवार भी किसान का
खेत में ही कार्य करता है, क्योंकि वहाँ क्या होती है, श्रम की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इससे भी ज़्यादा अगर श्रम की आवश्यकता पड़ती है तो वो मजदूर अपने यहाँ किराए पे रख लेता है। अब आगे आते हैं हम। अब देखिए ये दो लोग बातें कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं ये देखते हैं। डाला और रामकली के बीच बातचीत। क्या बोल रही है डाला और रामकली? आजकल काम मिलना बड़ा कठिन है, केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं और वह भी बहुत कम दिनों के लिए। तो ये क्या कहती है, घनश्याम एक बड़ा किसान है और उसने अभी अभी एक हार्वेस्टर खरीदा है, इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी काम मिलेगा। पिछले वर्ष मैंने पूरे वर्ष में 5 माह से ज़्यादा काम किया। देखो ये टेंशन हो रही है कि हमको काम मिलेगा या नहीं मिलेगा पूरे साल भर। फिर ये क्या कहता है ये व्यक्ति, हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर तथा गहाई के लिए थ्रेसर है। यहाँ तक कि खरपतवार को साफ करने के लिए कुछ किसान खरपतवार नाशकों का छिड़काव भी कर देते हैं। इस वर्ष मुझे, फिर ये क्या कहती है, इस वर्ष मुझे रायगंज में ईंट भट्टे पर काम की तलाश करनी पड़ेगी, क्योंकि आधुनिक कृषि विधियों के कारण इस औरत को रोजगार पूरी तरह नहीं मिल पा रहा है। ये व्यक्ति क्या कहता है, मुझे स्थानीय साहूकार को 2,000 रुपये देने हैं। मैंने पिछली गर्मियों में 1,000 रुपये लिए थे, जब खेतों में काम नहीं था। मैं इसे कैसे चुकता कर पाऊँगा? मैं 2 वक्त के भोजन के लिए भी पैसा नहीं जुटा पाता हूँ। तो ये अपनी समस्या बता रहा है। फिर ये औरत भी ये कहती है कि मेरी स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पिछले कर्ज के कारण साहूकार मुझे ऋण देने से मना कर दिया है, अब मैं अपना घर कैसे चलाऊं? ये इन दोनों के बीच बात हो रही। तो इस तरह से डाला और रामकली आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब देखिए इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ रहा है इन दोनों लोगों को, क्योंकि खेती में काम पूरे साल भर नहीं मिलता है, तो इनको अलग अलग रोजगार करना पड़ता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम वेतन कितना निर्धारित किया गया है? 2017 के अनुसार 300 रुपये प्रतिदिन। लेकिन डाला को मात्र कितने मिलते हैं? 160 रुपये। क्यों? क्योंकि वो स्त्री है, इसलिए उसको कम का पैसा दिया जाता है। पालमपुर में खेती हर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। क्यों है कंपटीशन ज़्यादा? क्योंकि लोग बेरोजगार ज़्यादा हैं, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने को क्या हो जाते हैं? तैयार हो जाते हैं। यही डाला और रामकली की आपस में बातचीत हुई है, उसके सारांश है। अब हम देखते हैं छठा पॉइंट हमारा। छठा पॉइंट क्या कह रहा है? खेतों के लिए आवश्यक पूंजी। जाहिर बात है खेतों के लिए पूंजी की भी आवश्यकता होगी। पूंजी यानी कि पैसा, मशीन, इन सबको। केवल पूंजी का मतलब पैसा नहीं होता है। हमने बताया था ना भी पूंजी के 2 प्रकार, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी, तो उन सबको पूंजी कहते हैं। फिर देखिए इसका पहला पॉइंट, असंख्य छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए क्या करना पड़ता है? उधार। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड योजना और अन्य योजनाओं के माध्यम से किसानों को बड़े पैमाने पर ऋण देती है। वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से या खेती के लिए विभिन्न आगतों की पूर्ति करने वाले व्यापारियों से क्या कर लेते हैं? कर्ज ले लेते हैं। दोस्तों से, रिश्तेदारों से, साहूकारों से कर्ज ले लेते हैं। और वो कर्ज क्या होता है? बड़ी ऊंची ब्याज दर होती है उसकी, जिससे वो उस कर्ज को चुका ही नहीं पाते और कर्ज के जाल में, ऋण जाल में फंस जाते हैं। अब ये दूसरा पॉइंट, छोटे किसानों के विपरीत मझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा खेत होता है तो प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो थोड़ी सी उनको बचत हो जाती है। इस तरह वे आवश्यक पूंजी की व्यवस्था खुद ही कर लेते हैं, उन्हें इतना लोन लेने की जरूरत नहीं होती है। हमने उत्पादन के तीनों कारक भूमि, श्रम, पूंजी के बारे में पढ़ लिया, खेती के बारे में पढ़ लिया, भौतिक पूंजी हो गई हमारी, मानव पूंजी हो गई, हमने ये सब पढ़ लिया। आप इन चीज़ों को देखना, इन तथ्यों को, और इसको भरने की कोशिश करना। अब हम आगे आते हैं। ये पूरा उदाहरण है, आप इसको भरना क्या है। नंबर 7 आता है हमारा पॉइंट, अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। अधिशेष कृषि उत्पाद क्या होते हैं? मैंने अभी अभी बताया था, जब किसान कोई उत्पादन करता है, मान लीजिए 100 टन उसने गेहूं उत्पादन किया, जिसमें से 10 टन उसने अपने खाने के लिए रख लिया, अपने परिवार के खाने के लिए, और 90 टन उसने मार्केट में बेचने के लिए रख दिया, तो वो जो 90 टन है उसी को हम अधिशेष कृषि उत्पाद कहते हैं। अर्थात ऐसा उत्पादन जो मार्केट में बेचने के लिए तैयार है, उसे हम अधिशेष कृषि उत्पाद कहते हैं। तो आप देखिए ये इसमें उदाहरण दिया हुआ है कैसे बेचते हैं। तो ये सारा का सारा उदाहरण है कि व्यक्ति होता है जो अधिशेष अनाज हो रहा है उसके पास, उसने खुद के खाने पीने के लिए अनाज रख लिया है, उसके बावजूद उसके पास ज़्यादा प्रोडक्शन है, तो वो क्या कर रहा है? उसे मार्केट में बेच रहा है। अब हम आते हैं पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। कृषि को छोड़कर अन्य जितनी भी क्रियाएं होती है उसे हम क्या कहते हैं? पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं।
तो पालमपुर गांव में काम करने वाले 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं, यानी कि 75% लोग तो कृषि में लगे हुए हैं और 25% लोग किस में लगे हुए हैं, गैर कृषि क्रियाओं में। और कौन कौन सी होती है, नंबर 1 डेयरी। पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित है, यानी कि दुग्ध उत्पादन। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास, बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार, बाजरा, चरी ये खिलाते हैं। जो दूध उत्पादन होता है उसे कहाँ बेच दिया जाता है, रायगंज की मंडी में। इस तरह से ये डेयरी की क्रिया से अपना उत्पादन कर लेते हैं और पैसा कमाते हैं। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण और शीतलन केंद्र यानी कि डेयरी का खोला हुआ है, वहाँ वो उस दूध को इकट्ठा कर लेते हैं। आगे आते हैं हम लोग। पहला किसान देखिए, वर्ष 1 में उत्पादन कितना हो रहा है, 100। फिर दूसरे का उपभोग कितना हो रहा है, 40। तो कितना अनाज बाजार में बेचा जा रहा है, 60। तो ये हुआ हमारा अधिशेष उत्पादन। ये जो उत्पादन है बाजार में बेचा जा रहा है, इसी को क्या कहेंगे, अधिशेष उत्पादन। और अगले वर्ष के लिए पूंजी कितनी आएगी, जितना हम ये 60, मान लीजिए 60 रुपये हैं, 100 रुपये का उत्पादन हुआ एक किसान के यहाँ, 40 रुपये का उसने खुद खा लिया, बाकी 60 रुपये का उत्पादन उसने मार्केट में बेच दिया। तो उस 60 रुपये के उत्पादन को बेचने से मार्केट में क्या आए, पैसे आए 60 रुपये, तो ये 60 रुपये उसके लिए पूंजी हो गई। इस तरह से ये टेबल है। और ऐसे ही दूसरी टेबल में यहाँ उत्पादन कितना हुआ, 80 रुपये का, उपभोग कितना हुआ, 40 रुपये का। तो 80 - 40 बराबर, यहाँ पे भी 40 लिखा जाएगा और यहाँ पे भी 40 लिखा जाएगा। तीसरा यहाँ क्या आएगा, टोटल उत्पादन हुआ मान लीजिए 60 रुपये का, उपभोग कर लिया किसान ने 40 रुपये का, तो बाजार में कितना बेचा, 20 रुपये का माल, तो यहाँ 20 लिखा जाएगा और यहाँ पे भी 20 लिखा जाएगा। अब नंबर 2 पॉइंट आता है, पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का उदाहरण। इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हुए हैं। विनिर्माण मतलब पुनः निर्माण करना, जैसे कुम्हार अपने कार्य में लगा हुआ है, इस तरीके से। शहरों कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग किया जाता है। उसे छोटे पैमाने पर किया जाता है। शहरों में तो क्या होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, उनमें विनिर्माण का कार्य होता है। विनिर्माण मतलब कि मान लीजिए कोई कच्चा माल है, उससे नया माल तैयार करना, जैसे धागे से शर्ट तैयार कर देना, ऐसे, तो इसको विनिर्माण कहते हैं। लेकिन गाँव में इतना बड़ा निर्माण थोड़ी ना होता है, वहाँ इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थोड़ी ना है, तो वहाँ क्या होता है, छोटे छोटे, जैसे मान लीजिए बांस की वो है, बांस है तो बांस की पच्चियों से टोकरी बनाना, या छोटी छोटी सिलाई का काम करना, कुम्हार गढ़े बना देना, इस तरह के छोटे छोटे काम होते हैं गाँव में। ये विनिर्माण कार्य है। ये मिश्री लाल की कहानी और करीम की कहानी है, आप इसे ज़रूर पढ़ें। अब हम आते हैं तीसरा, पालमपुर के दुकानदार। दुकानदार कौन होते हैं, जो शॉपकीपर, जो दुकान करते हैं। पालमपुर में ज़्यादातर लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, ऐसी प्रणाली जिसमें वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन किया जाता है। लेकिन पालमपुर में लोग वस्तु विनिमय नहीं करते, अर्थात वो क्या करते हैं, मुद्रा देकर कोई चीज़ खरीदते हैं और मुद्रा बेचकर भी कोई चीज़ लेते हैं। अर्थात मुद्रा के माध्यम से ही कोई वस्तु का क्रय और विक्रय किया जाता है पालमपुर में। पालमपुर के व्यापारी वे दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाज़ारों से कई प्रकार की वस्तुएं लाते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेच देते हैं। आपके भी गांव में यही होता है। क्या होता है कि गांव के जो दुकानदार होते हैं वो बड़े शहरों से जाकर गेहूं, चाय, तेल, बिस्किट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्ती, मोबाइल, ये सब ले आते हैं शहरों से जाकर और आपके गाँव में बेचते हैं। छोटे मोटे कपड़े भी बेच देते हैं। तो इस तरह से ये दुकानदार अपना बिजनेस चलाते हैं पालमपुर गाँव में। अब चौथा आता है हमारा परिवहन। तेज़ी से विकसित होता है एक शहर। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। कौन कौन से, रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ियाँ ये चलती रहती हैं। ये सब परिवहन के साधन हैं। जैसे जैसे पालमपुर गांव का विकास होता जा रहा है, परिवहन भी वहाँ क्या होता जा रहा है, बहुत तेज़ गति से बढ़ता जा रहा है। ये किशोर की कहानी है, आप इसे ज़रूर पढ़ें। अब ये सारांश आता है इस पूरे चैप्टर का। हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। ये इसके प्रश्न आते हैं। ये सारांश है, आप इस सारांश को एक बार जरूर पढ़ना। इसके माध्यम से भी आपको समझने में मदद मिलेगी इस चैप्टर को। ये पूरा जो हमने अभी बताया है चैप्टर, उसी चैप्टर को छोटे छोटे टुकड़ों में बताया हुआ है। आप इस चीज़ को समझें। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट में लिखें। ये देखिए प्रश्न है, आप इन प्रश्नों को ज़रूर करें, नोट्स बनाएं अपने, जिससे कि आपको हेल्प मिले। आप अपने गांव की तुलना इस पालमपुर गांव से कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ये देखिए,
ये हमारे चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये चैप्टर पूरी तरह समझ में आ गया होगा। आप ये क्वेश्चन अच्छी तरह करें, समझें इनको। इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखें, 4 बार देखें, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं उस चीज़ को और क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।